अशोक सर, कमेंट्स आ रहे हैं लगातार, लोग उसमें कह रहे हैं कि कोई एक तो ऐसे पत्रकार को बैठाइए जो बीजेपी की तारीफ करे। आपकी डिबेट में तमाम पत्रकार बैठते हैं पर बीजेपी की तारीफ कोई नहीं करता। मैं चाहती हूँ आप प्रज्ञा जी, उसका उसका जवाब मैं देता हूं। उसका जवाब ये है कि प्रज्ञा जी के यहाँ जितने भी पत्रकार हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बात को बिल्कुल विश्वास में रख के उसको अलम करते हैं, वो है आत्मनिर्भरता। हम सब आत्मनिर्भर पत्रकार हैं, यहाँ आने वाले लोग। हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते। जो पत्रकार सुबह से शाम तक विज्ञापन पे, लिफाफे पे, थैले पे निर्भर रहते हैं, करोड़ों के पैकेज, किसी को जमीन चाहिए होती है, किसी को ट्रांसफर करवाना होता है, वो पत्रकार जो दूसरे पे जीते हैं, जिनको हम पत्तलकार कहते हैं कि वो पत्तल पे झूठा उठा के खाते हैं, वो लोगों को शायद प्रज्ञा के चैनल पे जगह नहीं है। मैं प्रज्ञा जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक आध स्लॉट उनके लिए भी रखा जाए, यदि जनता की डिमांड हो तो। सवाल है, सरकार को सवाल नहीं पूछेंगे तो किसके पूछेंगे? मैं अखिलेश को क्या सवाल पूछूंगा कि अखिलेश, गंगा में लाशें क्यों बह रही थी? वो बोलेगा भाई साहब ये तो मैं भी आपको पूछ रहा हूं कि कुछ करिए इसके बारे में। मुझे सवाल का जवाब उससे चाहिए जिसको देना पड़ेगा। तो सवाल तो उसको पूछेंगे, सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार है तो डबल सवाल निकलेंगे और दोनों से जवाब चाहिए। सिर्फ सत्ता में बैठने के लिए और मक्खन खाने के लिए डबल इंजन, सवालों के लिए नहीं। आप भाग जाओगे क्या? कहां तक भागोगे? किसका मुंह बंद करोगे? इसलिए यहाँ पे आने के लिए स्वागत है। यदि कोई डंके की चोट पे बोल के बोलता है कि ये लोग तमाम झूठ बोल रहे हैं, इन लोगों के कोई बोलने में तथ्य नहीं है, तो मैं प्रज्ञा जी से परमिशन लेके उनके चैनल पे मैं इनवाइट करता हूं और डिबेट हो जाए। अमिताभ जी बैठेंगे, रविकांत जी बैठेंगे। मेरी तो बात छोड़िए, मैं तो नहीं रहूंगा, लेकिन ये लोग भी रहेंगे। मैं तो जब ये लोग यदि लगे तो मैं रहूंगा, लेकिन हमारे लिए अमिताभ जी भी काफी है, क्योंकि अमिताभ जी की भाषा थोड़ी सी सौम्य है। मैं बोलता हूँ, मैं भी बोलते रहूंगा, तुम एग्रेसिव, तुम झगड़ा करते हो। अशोक जी, मैं भी रहूंगा। आपके बिना बिल्कुल। कैसे हो पाएगा सर? तो ये तमाम चीजें हैं। नहीं तो अशोक सर ने जो अनाउंसमेंट किया है हम उसका समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं कि अगर हम में से किसी का भी नंबर आपके पास अवेलेबल है। अभी मैं एक चैनल पे था, भरत जी, उन्होंने कहा कि साइकिल, इसलिए कहा कि साइकिल सिंबल समाजवादी का है, और समाजवादी का इतिहास देखिए, गुंडाई की पार्टी है वो। मुलायम सिंह का देखिए। मैंने बोला मैं मानता हूं, बहुत गुंडाई की पार्टी, यादवों की पार्टी, गुंडाई की पार्टी। मतलब प्रधानमंत्री 2014 के आखिरी भाषण में लखनऊ में कह गए थे कि मैं यदि सत्ता में आया तो सबसे पहले मैं सर्वोच्च न्यायालय को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण करें, और जितने सांसद हैं मेरे, जितने केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं, उनका तुरंत निराकरण करें, और कोई दोषी पाया तो उनको सजा देके पार्लियामेंट से भगाए, और पार्लियामेंट में नए लोग आने चाहिए, बिल्कुल क्रिमिनल मुक्त पार्लियामेंट होनी चाहिए। खूब लोगों ने तालियां बजाई, मैंने भी ताली बजाई। 2021 81 मंत्री बनते हैं हमारे आप कैबिनेट में, उसमें से 78 मंत्री बनाए गए हैं। 78 में से 44% मंत्री क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, और 22 मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर हत्या का प्रयास, बलात्कार और डकैती जैसे गंभीर आरोप है। तो ये कौन सा, ये गुंडाई नहीं है? एक स्मगलर जो नेपाल के बॉर्डर पे यूरिया लेके जाता है और उधर से कंप्यूटर के पार्ट, हार्ड डिस्क लेके आता है, और ऐसे वर्तमान में कई पुलिस अधिकारी लखनऊ में बैठे हैं, प्रज्ञा जी, जिन्होंने उनको लट से मार के थाने में बिठाया रात भर। वो गृह राज्य मंत्री बनता है और उनको नमस्ते करना पड़ता है। मुझे दया आती है उन अधिकारियों पे, मुझे दया आती है इन लोगों पे जब ये क्राइम की बात करते हैं। ये सरकार है तो क्या है, इसका कौन जवाब देगा भाई? जब आप एक उंगली किसी की तरफ देखते हो तो 4 उंगलियां आपकी तरफ होती। तो हम तो ये कहते हैं कि ये चैनल बंद होने वाला नहीं है, चुनावी चैनल नहीं है प्रज्ञा का। बिल्कुल नहीं है। चुनाव में पैसा इकट्ठा कर लिया गया। मैं चाहता हूं कि मेरा ये चैनल ऐसा हो जाए कि मेरा बेटा भी कहे कि अपने बेटे को, कि एक जमाने में मेरे पिताजी इस पे बोला करते थे, इतनी लंबी उम्र है उस चैनल की। और जब यदि वहां पे समाजवादी पार्टी की सरकार आती है भरत जी, तो मैं आज गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस चैनल पे वहां पे भी सवाल उठेंगे। बिल्कुल उठेंगे। इसमें तो और कोई सवाल बुराई नहीं, उठने भी चाहिए। तो जब ये सवाल उठेंगे तब बीजेपी वाले हमारे साथ में बैठ के कहेंगे, और तब दर्शक कहेंगे कि समाजवादी पार्टी वालों को भी बुलाना चाहिए था। अब वो आते नहीं बेचारे, क्या करो? मेरा तो ओपनिंग है, मैं तो कहता हूँ कि कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता आए और बोले हमारे बातों को, अभी तो अमिताभ जी के, दुबे जी के बातों को खंडन करे, रविकांत जी जो बोल रहे हैं उसको गलत कहे। रविकांत जी के पास तो बहुत डेटा होता है सर। 1-2 बार हमने बुलाया भी, बीजेपी की तरफ से लोगों को बुलाया भी,
तो अब कैमरे पर संबंध दूसरे हैं, फोन पर संबंध दूसरे हैं। तो कहा भाई साहब, फोन पर उन लोगों ने कहा कि भाई साहब आप सब लोग घेर लेते हो हमें, इतने जवाब हम नहीं दे पाएंगे। हमने तो कहा नहीं, अभी एक चैनल पे तो उन्होंने ही कहा कि वानखड़े जी किसी को बोलने नहीं देते, तो मैं चुप रहा। मैंने बोला आप पूरा बोल लीजिए, तनेजा जी आप पूरा बोल लीजिए। बोले नहीं अशोक जी आप जवाब दें। मैंने बोला ये 3 सवाल है, इसका जवाब आप दे दीजिए, काम खत्म, बात ये। तो यहाँ पे मुझे इसीलिए मुझे ये मानना है कि जो दुबे जी आंकड़ा बोल रहे हैं मैं उसमें सहमत हूँ, और ये अभी चौथे चरण में और गड्ढा होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से चौथे चरण में तो 50 सीटें तो सांड के नाम है। बिल्कुल सही बात है 50 सीटें 50 सीटें जो है, मतलब आप उन्नाव से लेके लखनऊ से लेके लेकिन वहां पे आगे तक चले जाइए, पूरा ऐसा 50 सीट का बेल्ट है कि जहां एक गांव नहीं जिस गांव में सांड की वजह से हत्या नहीं। जी 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 सर, वोटिंग कम हो रही है, वोटिंग कम हो रही, कहीं 1%, कहीं आधा %, कहीं 1.5%, कहीं 2%, हर चरण में ऐसा दिख रहा है। तो क्या ये वोटिंग कोरोना की वजह से कम हुआ प्रतिशत है, या फिर लोग वोट डालने नहीं जा रहे हैं? और कहा जाता है कि वोट डालने अगर आदमी नहीं जाता है तो सरकार बदलने के पक्ष में नहीं होता है। जब बम्पर वोटिंग होती है, हम लोगों ने यही सुना है, तभी सरकार बदलती है। लेकिन ये वोटिंग प्रतिशत कम होता है और सुशील दुबे जी कह रहे हैं कि 45 जीत जाएंगे 59 में से। नहीं, मैं भरत जी, मैं सुशील जी के साथ हूं। उसका एक कारण है, ये कन्वेंशनल चुनाव नहीं है। मैं बार बार पहले दिन से कह रहा हूं कि ये आम चुनाव नहीं है जहां 2-3 पॉलिटिकल पार्टी मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट होता है, सब अपने अपना दावा करते हैं। ये पहला चुनाव मैंने देखा जो सत्ता पक्ष के परिवर्तन के लिए जनता लड़ रही है। जब जनता चुनाव लड़ती है, जनता रास्ते पे आ रही है। मेरा एक सवाल है सभी विपक्ष दलों को, कहां थे विपक्षी लोग, कहां थी विपक्षी पार्टियां जब 5 साल तक रोंद रहा था ये बुलडोजर हर एक को? बुलडोजर ने सिर्फ दीवारें नहीं गिराई, बुलडोजर ने लोगों का आत्मविश्वास दबाया, बुलडोजर ने उनके भविष्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया, बुलडोजर ने लकड़ियों को रोन दिया कि जलाने के लिए लकड़ी नहीं तो गंगा में लाशें बहाई गई। तब कहां विपक्ष था? चुनाव के समय कुकुर मुत्ते जैसे हुक के सब चले आ गए हैं, लेकिन जनता ये देख रही है कि इनका परिवर्तन करना, इनको घर भेजना जरूरी है। ये लोकतंत्र है, किसी ना किसी को तो आपको देना होगा। तो इन 3-4 में से बचा कौन है? कांग्रेस का संगठन नहीं है। प्रियंका आती है तो एकदम भड़ी बढ़ती है, उसके बाद सब गायब हो जाता है। बहुजन समाज पार्टी कागज पे काम करती है, घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है। और ये मायावती के ऊपर एक बार बार एक तगमा, एक परसेप्शन बनाया गया है कि आगे पीछे वो बीजेपी का ही साथ देंगे। एक अखिलेश है जो रास्ते में है, तो लोगों को लगता है कम से कम ये तो लड़ना, तो इसके साथ दे देंगे। इसलिए इस बार ना कोई जातीय समीकरण काम आ रहे हैं, ना कोई इश्यूज काम आ रहे हैं, ना कोई काम आ रहा है। सिर्फ काम इसलिए आ रहा है कि लोगों को किसी भी हालत में सत्ता परिवर्तन चाहिए। अब कई जगह वोट कम हो रहा है, वो ट्रेडिशनल जो एरिया था वो कहीं ना कहीं बीजेपी के वहां मतदाता अच्छे थे। अभी अमिताभ जी ने जो कहा उसके बाद कुछ कहने को बचता ही नहीं। जहां विधायक धरने पे बैठे मुख्यमंत्री के सामने 100, ये भी मैंने पहली बार सुना पत्रकारिता में, दुबे जी हमसे सीनियर है, शायद उन्होंने सुने होंगे ऐसे किस्से। 100 विधायक, 30%, 1/3 विधायक अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ बैठते हैं। जहां उप मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री ये कहते हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है। जहां केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री चिट्ठी लिखता है कि मेरे उत्तर प्रदेश में मेरे लोकसभा क्षेत्र में मेरे को मदद चाहिए, दूसरे को लिखता है। जो विधायक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को गुहार लगाता है कि मुझे बेड दिलवाइए। ये पब्लिक डोमेन में चीजें हैं। ये सारी बातें बताती है कि वर्कर किस मुंह से जाएगा मत मांगने, मुझे पूछिए। वर्कर किस मुंह से जाएगा यह बताने के लिए कि साहब जरा ध्यान रखना, क्योंकि उसका खुद का ध्यान जब कोविड की दूसरी लहर आई तो किसी ने नहीं रखा। लोग मरते रहे, ऑक्सीजन के लिए मरते रहे। आप शमशानों के ऊपर दीवारें खड़ी करते रहे ताकि लोगों को दिखे नहीं कि लाशें जल रही है। वो जो मंजर है गंगा में बहती हुई लाशों का किनारों पे, हर गंगा ही नहीं, गंगा की जितनी भी ट्रिब्यूटरी नदीज है, हर एक जितनी भी नदियां थी, हर नदी के किनारे में आपको रेत में गड़ी हुई लाशें दिखा रही थी, कुत्ते बिल्ली खा रहे थे। जिसके घर में ये मौत हुई है और जो सम्मानजनक स्थिति से अंतिम संस्कार नहीं किया, उसकी पीड़ा पूछिए उसको।
18 बार पेपर लीक होते हैं। एक पेपर जमा करने के लिए, एक पेपर का एडमिशन, वो फॉर्म भरने के लिए उसको पैसा जमा करना पड़ता है। वो माता पिता से कैसा पैसा लाता है, पूछिए जरा जाके किसी गरीब के घर में। माता ने अपना सामान बेचा, पिता ने कहीं से कर्ज लाया और बच्चे की फीस भरी, और पता पड़ता पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया, फीस गई। दूसरी बार भरता है, तीसरी बार, 18 बार पेपर लीक होता है, और ये बेशर्म सरकार चल रही है। सर मैं तो ये तमाम चीजें, इसीलिए भरत जी मैं एक सवाल ले रही हूँ, कन्वेंशनल चीज नहीं है भरत जी। 45 से भी आंकड़ा बढ़ सकता है। जब नतीजे आएंगे तब आप एक दिन बैठ के देखिएगा हमने क्या क्या कहा और क्या क्या हुआ। अशोक सर, मैं आपकी इस बात से जी मैं सर एक सेकंड के लिए रोक रही हूँ सर आपको, इसके लिए मैं माफी भी मांग रही हूँ आपसे। प्रज्ञा, यही चीज मैं भी पूछना चाहता हूँ कि ग्राउंड पर आदमी कोरोना की बात करता नहीं है। वो अगर उनसे पूछा जाता है कि समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं आना चाहिए, या जब पूछा जाता है कि सब बीजेपी को क्यों आना चाहिए, तो वो दलील बताता है कि ऐसा ऐसा है, आना चाहिए। जब पूछा जाता है समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं आना चाहिए, तो गैर यादव और गैर मुस्लिम की बात मैं कर रहा हूँ सर। तो वो सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो जवाब अमूमन आते हैं वो ये आते हैं कि साहब ये आ जाएंगे तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी, ये आ जाएंगे तो गुंडा राज आ जाएगा, इसलिए हम नहीं लाना चाहते। सर ये नरेशन है जी, नहीं, ये नरेशन है। आप उस गांव में जाके पूछिए जिस गांव में वो दलित लड़की को रात को पेट्रोल डाल के जला दिया गया था, जिसकी लाश को, उसको पूछिए गुंडागर्दी क्या है। कानपुर में जाके उस मोहल्ले में पूछिए गुंडागर्दी किसको कहते हैं। जब गुप्ता को मारा गया था और गुप्ता की विधवा पुलिस में गुहार लगा रही थी मदद के लिए, तो कलेक्टर और एसएसपी उसको बता रहा था कि पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से आपको और तकलीफ होगी। उस परिवार में जाके पूछिए आप गुंडागर्दी क्या होती है। गुंडागर्दी क्या होती है ये पुलिस के गुंडाइज्म से पूछिए। गुंडागर्दी क्या होती है उन पत्रकारों को पूछिए। गुंडागर्दी क्या होती है उस आईपीएस ऑफिसर को पूछिए जो आज भी जेल में है, जबरन उसको रिटायर्ड करवा दिया गया, और उसका दोस्त था कि उसने कहा कि मैं गोरखपुर से चुनाव लड़ूंगा, मैं योगी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। गुंडागर्दी उसको कहते हैं। जहां हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगातार स्ट्रिक्चर पास करते हो राज्य सरकार को खिलाफ, लॉ एंड ऑर्डर को लेके, वो लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर किसी और की खराब थी। नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड उठा के देखिए, महिलाओं के अत्याचार में उत्तर प्रदेश कहां है। ये नरेशन डेवलप किया जाता है। और जब आपका बौखलाहट है, जब आप हार रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और आपके हाथ से हर चरण निकलता हुआ जा रहा है, और हर चरण में गड्ढा और खोल हो रहा है और अंदर जा रहा है। वो ऐसा भी नहीं कि पहला डैमेज ज्यादा था, दूसरा डैमेज कम हो गया, डैमेज बढ़ता ही जा रहा है। तो फिर प्रधानमंत्री जैसे आदमी के मुंह से भी वक्तव्य निकलता है कि साइकिल पे ही क्यों बम लगाते हैं। प्रधानमंत्री, क्योंकि उन्होंने एंटायर इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली है, जिसका लेक्चरर, जिसका कोर्स, जिसकी यूनिवर्सिटी, जिसका कॉलेज सभी बुद्धिजीवी ढूंढ रहे हैं, अभी तक तो नहीं मिला। उन्हें यह पता नहीं है कि 1936 में पहली बार साइकिल का यूज हुआ ब्लास्ट करने में। आयरिश आर्मी ने किया था, आतंकवादी संगठन है वो, ब्रिटेन में था। और इंग्लैंड में पहली बार साइकिल के सामने जो बास्केट थी उसमें थी। 70, 80, 90 के दशक में लगातार पूरे यूरोप में ये बम ब्लास्ट होते रहे। उसके बाद 21वीं सदी में सारे पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब जगह साइकिल पे ब्लास्ट होते रहे। मालेगांव का ब्लास्ट, जिसमें संघ के लोग अटके हुए हैं, उस मालेगांव का ब्लास्ट भी साइकिल पे हुआ था। अब प्रधानमंत्री उसमें तो स्प्लेंडर भी कहने सर, स्प्लेंडर भी थी उसमें। नहीं, स्प्लेंडर सिर्फ ब्लास्ट ही, सब साइकिल के ब्लास्ट है, एफआईआर में दर्ज साइकिल ही है। प्रधानमंत्री ये पूछते हैं कि साइकिल क्यों? साइकिल इसलिए कि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, साइकिल इसलिए कि सस्ते मिल जाती है, साइकिल इसलिए कि उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता, साइकिल का कोई नंबर नहीं रहता कि जिसका खरीदार पता पड़े। साइकिल भंगार से भी लाके रिपेयर करके उसको चलाने लायक कर सकते हो। ये तमाम चीजें एक कांस्टेबल बता देगा किसी पुलिस स्टेशन का। देश का दुर्भाग्य है 135 करोड़ का नेता, मतलब जिसका सदारत जो कर रहा है वो नुमाइंदा, उसको ये पता नहीं है। इतना बड़ा सवाल वो जनता से पूछता है साइकिल का, इसलिए कि समाजवादी पार्टी से है। मतलब सर ये तो बहुत सुनील दुबे के नाम से, सुनील दुबे जी के नाम से, सुनील दुबे जी के नाम में स है। मुझे डर है कहीं उनको समाजवादी पार्टी से जोड़ के आतंकवादी नहीं बना दिया जाए, मुझे डर है बहुत। और यदि सिंबल पे ही करना है
तो मायावती जी के बारे में तो कोई इस देश का आदमी बोल ही नहीं सकता। अरे हाथी तो गणेश का रूप है, पूजनीय है, उसकी पूजा के बगैर तो कोई विधि शुरू नहीं होती हमारे धर्म में। तो ये 80% की बात करने वाले तो सबसे पहले मायावती जी के चरण छू के उन्होंने राजनीति शुरू करनी चाहिए। और कमल की बात करें तो कमल कीचड़ में खिलता है। तो कीचड़ किसको मैं कह रहा हूं आप समझ जाइए। सिंबल से के पार्टी का कैरेक्टर तय नहीं होता, पार्टी का कैरेक्टर तय होता है नेताओं की भाषा से। बिल्कुल। जो मुख्यमंत्री गाली देके पत्रकारों से बातें करता हो, उसका कैरेक्टर, उसका पारिवारिक बैकग्राउंड, माफ करना मैं पहली बार किसी के परिवार के खिलाफ बोल रहा हूं, ये मुझे बोलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और ये जब भगवा पहन के ऐसी बातें करते हैं तो उस भगवे का अपमान है, वो मेरा भी अपमान है, क्योंकि एक पीठ के वो पीठेश्वर है।